जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी। और बच्चों आज हम लोग बात करेंगे भारतीय भवन बुक का जो 3rd चैप्टर है परिवहन, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिए ताकि इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। तो चलिए बच्चों आप लोग को समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कहता है क्या कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। कहता है कि जीवों में जो पदार्थ का जो परिवहन होती है उसकी क्या परिभाषा होती है, कहता है उसको लिखने के लिए। तो चलिए बच्चों हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। कहता है कि परिवहन ऐसी क्रिया है जिसमें समस्त उपयोगी पदार्थों के उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकल जाए तो ऐसी क्रिया पदार्थ का परिवहन कहलाता है। कहता है कि बच्चों परिवहन एक ऐसी क्रिया है जिसमें समस्त उपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर जो जीवों में जो समस्त जो उपयोगी पदार्थ होती है उनको क्या कहता है बच्चों कि शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक लाता है और उसके बाद जो पदार्थ आता है उसमें जो लाभदायक है उसे उसके अंदर रहने देता है और जो हानिकारक है जो अनुपयोगी है जो उसमें उपयोग नहीं आएगा फिर क्या करता है बच्चों, यह पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उनको क्या कहता है कि उन अंगों तक पहुंचाता है जहां से वह शरीर से बाहर निकाले जा सकते हैं। मतलब क्या कि शरीर में ऐसे भाग तक वह इस चीज़ को पहुंचाती है जो हानिकारक पदार्थ है जहां से हमारे शरीर से वह बाहर निकल पाएगा। तो जो ऐसी जो यही सब जो क्रिया होती है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं पदार्थों के परिवहन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि पौधे में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। पौधे में जो जाइलम वाहिनियाँ होती है उसमें जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किसमें बताओ बच्चों, जाइलम वाहिनियों में। तो कहता है क्या कि पौधे में जाइलम वाहिनियाँ की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार दोनों शीर्ष पर पतली होती है। तो बच्चों पौधे में जो जाइलम वाहिनी होती है ना बच्चों, उसकी जो कोशिकाएं होती है वह लंबी और नलिकाकार होती है जिसके क्या होती है कि जो दोनों शीर्ष होती है बच्चों क्या होती है, पतली होती है। और ये मुख्य रूप से नग्नबीजी एवं निम्न संवहन पौधे में जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से अवशोषित कर जल मार्ग से पत्तियों तक पहुँचाती है। और उसका जो बच्चों निम्न संवहन पौधे होते हैं उसमें वो क्या करता है बच्चों कि जल और खनिज पदार्थों क्या करता है कि जड़ से अवशोषित कर लेता है और जल मार्ग से क्या करता है जो उसको पत्तियों तक मतलब कि पेड़ या पौधे को क्या करता है प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण इसी प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको कहता है कि जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहता है क्या कि मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। कहता है कि मूल रोम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जल कैसे पहुंचता है। तो मूल रोम की कोशिका पौधे की जड़ में पाई जाती है। तो सबसे पहले बच्चों क्या कहते हैं कि मूल रोम की कोशिका पौधे के जड़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो पौधे के जड़ में। कहता है कि मिट्टी के अंदर दूर दूर तक फैलकर मिट्टी के छिद्रों से जल को अवशोषित करती है और पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब जड़ की इस कोशिका पर दबाव पड़ता है और यह जल को खींचने में सक्षम हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखिए कि मूल रोम जो होती है उसमें जो होती है वह जड़ में पाई जाती है। पौधे किस में पाई जाती है बच्चों, जड़ में पाई जाती है। और जड़ में जो पाई जाती है बच्चों वो क्या करता है, जो जड़ में जो मूलरोम होती है वह मिट्टी के अंदर बहुत दूर दूर क्या होता है बच्चों, वो फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है, मिट्टी के जो छिद्र होते हैं बच्चों उससे क्या होता है वह जल को अवशोषित कर लेता है। और जल को अवशोषित कर क्या कहता है कि पत्तियों में जब वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है बच्चों, जो जड़ होती है उससे कोशिका पर क्या करता है कि दबाव डालता है, तब वो क्या करता है कि जल को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक बच्चों, उसी कारण से क्या होता है कि कोशिकाओं तक जल पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन कहता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है।
कहता है कि पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब जड़ की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे जाइलम लगातार तेजी से जल का स्थानांतरण ऊपर की ओर करता रहता है और इस क्रिया के द्वारा जल की पुनः पूर्ति होती है और मिट्टी की गहराई तक फैल जाता है। अतः यह पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है कि पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब जड़ में जो कोशिकाओं होती है क्या कहते हैं, उस पर वह दबाव डालता है। जब वो दबाव पड़ता है उस पर क्या कहता है कि जाइलम लगातार तेजी से जल का स्थानांतरण ऊपर की ओर करता है, मतलब कि जड़ से ऊपर की ओर करता है। और इससे क्या होता है कि इस क्रिया के द्वारा जल का पुनः पूर्ति हो जाता है। जब नीचे से बच्चों जब जल जाएगा ऊपर तो ऑटोमेटिक जल का जो कमी होगा वो पूर्ति होगा और मिट्टी की गहराइयों तक क्या कहता है बच्चों, वह फैल जाता है। और यह अतः यह पौधे के लिए क्या होता है बच्चों, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात यह जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना बच्चों, इससे क्या होती है कि जो ऊपर जो वाटर होती है, जो जल होता है बच्चों, वो क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया से वो तो वाष्प हो जाता है और फिर क्या करता है कि जल जो जड़ होती है मिट्टी से क्या करता है, फिर वह जल को अवशोषित कर वह फिर वह ऊपर की ओर पहुँचाते रहता है, जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधे में वृद्धि होने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है जो, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो कहता है क्या कि पौधे की जाइलम कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण सिर्फ एक ही दिशा में होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। इससे एक दिशीय परिवहन कहते हैं। और दूसरा क्या कहता है बच्चों, फ्लोएम ऊतक में भोजन का स्थानांतरण पौधे की सभी दिशाओं में होता है, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। इसे द्विदिशीय परिवहन कहते हैं। मतलब एक दिशा का मतलब होता है सिर्फ जो एक ही दिशा में स्थानांतरण करता है। किसमें करता है, एक ही दिशा में। जो जाइलम होती है ना बच्चों, वो एक ही दिशा में सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित करती है। और जो फ्लोएम होता है बच्चों, फ्लोएम वह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में क्या करता है कि वह स्थानांतरण करता है। तो जो एक दिशा मतलब कि एक ही दिशा और द्विदिशा मतलब दिशा मतलब जो दोनों दिशाओं में स्थानांतरण करेगा तो द्विदिशीय कहलाएगा, और जो एक ही दिशा में करेगा वो एक दिशीय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि लाल रक्त कोशिकाओं ऑक्सीजन वाहक हैं कैसे। लाल रक्त कोशिकाओं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। कहता है क्या कि लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांध रखने की क्षमता रखता है और यह ऑक्सीजन से अवक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर परिवहन द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचकर इसलिए इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। पहुंच जाता है, इसीलिए बच्चों इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। कहता है कि जो लाल रक्त होता है बच्चों, वह कोशिकाओं का एक लाल रंजक उसमें होता है, जिसमें क्या कहते हैं बच्चों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, ये 4 ऑक्सीजन की अणुओं से मिलकर बना होता है। जब 4 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है तो उससे क्या कहता है कि ऑक्सीजन जब अवक्रिया करता है तो वह क्या करता है बच्चों कि वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर परिवहन के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन वाहक भी कहते हैं। क्यों, यह ऑक्सीजन से मिलकर बंधा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला बच्चों कहता है कि जो देखिए ब्लू कलर से वो लाल रक्त कोशिका है और जो ब्लैक कलर से है वो श्वेत रक्त कोशिका है। तो कहता है कि RCB लाल रक्त होता है जबकि WBC सफ़ेद होता है। RCB मतलब कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। दूसरा अंतर बच्चों है कि RCB ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है जबकि WBC जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरा है कि RBC की संख्या WBC से अधिक होता है जबकि WBC की संख्या RBC से कम होता है। इसका एक और अंतर है, कहता है कि RBC में केंद्र नहीं होता है लामा और ऊँट को छोड़कर, जबकि WBC में अनियमित आकार की केंद्रयुक्त कोशिकाएं मौजूद होती है। तो यही बच्चे 4 इन दोनों की अंतर थी। ठीक है बच्चों,
तो इसको आप लोग ऐसी जैसे स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है कि रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। कहता है कि जब शरीर का कोई अंग कटता फटता है और वहाँ से रक्त निकलने लगता है, उस रक्त में मौजूद रक्त विमाणु तुरंत अभिक्रिया कर थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण करता है, जिससे हिपेरिन होता है और रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। इसलिए रक्त पट्टिकाणु महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या करता है कि हमारे जो रक्त होता है उसको थक्का बनाने में क्या करता है कि यह मदद करता है। इसीलिए रक्त में पट्टिकाणु का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है धमनी और शिराएं में अंतर स्पष्ट करें। तो कहता है देखिए बच्चों कि धमनी की दीवार मोटी परंतु लचीला होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली परंतु कड़ी होती है। दूसरा है कि धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह मंद मतलब धीमी गति से होता है। ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कि धमनी रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि शिरा रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों से ही हृदय में पहुंचाता है। चौथा कहता है बच्चों कि धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि रक्त के द्विगुणी परिवहन का क्या अर्थ है। कहता है कि जब दायां नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है, उसी समय बायां नीले में पहुंचता हुआ शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है। और इसी तरह एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, जिससे रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। द्विगुण परिवहन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोग को मेरा क्लास कैसा लगा। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। बच्चों क्या करें कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच पाएँ और आप इस चीज़ को लाभ ले पाएँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद।